मैं तुम सबको मार डालूंगा। मैं करने जा रहा हूँ, मैं तुम सबको मार डालूंगा। ईरानी शासन अब नई हताशा में है। अब वे सिर्फ प्रदर्शनकारियों को नहीं बल्कि नागरिकों की निजी संपत्ति से अरबों डॉलर जब्त कर बिजली चालू रख रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान के बैंक हर तरफ से फेल हो रहे हैं और अब चूहे आधिकारिक तौर पर जहाज छोड़कर भाग रहे हैं। जबकि शासन अपने नागरिकों से कठिनाइयों को सहने के लिए कहता है, देश के अभिजात वर्ग चुपचाप अरबों डॉलर अर्थव्यवस्था से निकालकर विदेशों में सुरक्षित जगहों पर भेज रहे हैं। हफ्तों की क्रांति के बाद ईरानी शासन प्रतिबंधों से राहत के लिए अमेरिका को रियायतें देने को तैयार दिखता है। आइए देखें वे अब ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाल ही में इस्लामी शासन ने एक ईरानी अरबपति से सब कुछ छीन लिया और उसे दंगाइयों का समर्थक बताया। वे दंगाइयों का समर्थन करने से क्या मतलब रखते हैं? दरअसल यह मशहूर अरबपति जिसके देश भर में लोकप्रिय कैफे हैं, उसने अपने सभी कैफे बंद कर दिए। शासन के अनुसार इतना दावा काफी था कि वह क्रांति का समर्थन करता था, इसीलिए उसकी संपत्तियां जब्त हो गईं और सारा पैसा नुकसान भरपाई में लगेगा। ऐसे में उनके असली इरादे समझना जरूरी है, क्योंकि शासन ने फिलहाल प्रदर्शनकारियों को दबाने में सफलता पाई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी समस्याएं खत्म हो गईं। वो आर्थिक समस्याएं जिनसे ये सब शुरू हुआ था अभी भी मौजूद हैं और इसी वजह से ईरान में इंटरनेट बंदी अब भी जारी है। अब 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है और रिपोर्ट्स के अनुसार ये जल्द खत्म नहीं होगा। ईरानी सरकार का कहना है कि देश भर में इंटरनेट बंदी कम से कम ईरानी नए साल मार्च के अंत तक रह सकती है, कम से कम 2 महीने और। मेरी राय में इसके 2 कारण हो सकते हैं और सच कहूं तो हकीकत शायद दोनों का मिश्रण है। वे आर्थिक समस्याएं हल नहीं कर सकते, इसलिए सेंसरशिप नहीं छोड़ते क्योंकि विरोध दोबारा शुरू हो जाएगा। दूसरा डरावना कारण यह है कि मुझे लगता है शासन की ताकतें हर उस इंसान के पीछे जाएंगी जो सड़कों पर आया था। इसका मतलब वे लाखों लोगों को गिरफ्तार या पूछताछ करना चाहते हैं। इसमें समय लगेगा और वे नहीं चाहते कि दुनिया उन्हें ऐसा करते देखे। और जिन तरीकों का वे लोगों को ढूंढने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वे सच में डरावने हैं। अब शासन सिर्फ प्रदर्शनकारियों का शिकार नहीं कर रहा है, वे पैसे भी गंवा रहे हैं और उनके सबसे करीबी लोग यह जानते हैं। इसी कारण ईरानी अभिजात्य वर्ग देश छोड़ने की कोशिश कर रहा है और वे चूहों की तरह भाग रहे हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह जानकारी अमेरिकी ट्रेजरी से है जो ईरान में उनके लेन देन की निगरानी कर रही है। और ट्रेजरी के अनुसार अरबों डॉलर ईरान से बाहर जा रहे हैं और सुरक्षित देशों में जा रहे हैं। बस सुनिए। ठीक है, राष्ट्रपति ट्रंप का उद्देश्य यहाँ ईरानी लोगों की हत्या को रोकना है और वे चाहते हैं कि वे लोग अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाएं। और उन्होंने बार बार ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से पहले ईरानी नेताओं को आगे आने का मौका दिया था। कहें कि वे परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे और अमेरिका व दुनिया से अच्छे आर्थिक संबंध रखेंगे। उन्होंने इसे ठुकरा दिया, इसी कारण हम आज इस स्थिति में हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने एक लाल रेखा खींच दी है कि निर्दोष नागरिकों की यह हत्या, जो अब हजारों में है, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असहाय लोगों और उनके बच्चों को अस्पतालों और सड़कों पर गोली मारी जा रही है। यह रुकना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप इसे रोकने के लिए कदम उठाएंगे। दूसरा, ट्रेजरी विभाग प्रतिबंध लागू करता है। हम देख सकते हैं, अब हम देख रहे हैं कि चूहे जहाज छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि देश से करोड़ों, दसियों करोड़ डॉलर बाहर भेजे जा रहे हैं। ईरानी नेतृत्व देश से चुपके से निकल रहा है, वे जहाज छोड़ रहे हैं और हम इसे आते देख रहे हैं। बैंकों, वित्तीय संस्थानों और ट्रेजरी में हमारा काम पैसे का पीछा करना है। यह सबसे स्पष्ट संकेत है कि अंदरूनी लोगों ने विश्वास खो दिया है। जब सरकार के उच्च अधिकारी अपना धन विदेश भेजते हैं तो वे सरकार के पतन की तैयारी कर रहे होते हैं। वे इंतजार नहीं करते बल्कि पतन के लिए अभी से कदम उठाते हैं। ईरानी सरकार अमेरिकी प्रतिबंधों को अपनी समस्याओं का कारण बताती है और ये उनकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित भी कर रहे हैं, लेकिन वे इसे किसी को बताना नहीं चाहते। वे राहत के लिए बातचीत कर सकते हैं
पर विकल्प नहीं चुनते। 2 दिन पहले ईरानी विदेश मंत्री ने फॉक्स न्यूज पर कहा कि वे रियायत देने के मूड में नहीं हैं। सुनिए। मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर, आपके प्रॉक्सी नष्ट हो गए हैं। राष्ट्रपति ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऑब्लिटरेटेड कहा, फिर भी आप कहते हैं तकनीक है। आपका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम शायद लौट रहा है, जिस पर इजराइल और अमेरिका फिर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। अगर आप बातचीत की मेज़ पर वापस आने के लिए कुछ रियायतें देने की पेशकश करें तो वे रियायतें कैसी दिखेंगी? आज रियायतें वही होंगी जैसी 2015 में JCPOA में दी थी। हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं और भरोसा बना सकते हैं कि हमारे परमाणु कार्यक्रम का उद्देश्य शांतिपूर्ण है, ताकि ये शांतिपूर्ण रहे और हमेशा शांतिपूर्ण बना रहे। हम उम्मीद करते हैं कि प्रतिबंध हटें। बैलिस्टिक मिसाइलें हमारी सबसे विश्वसनीय रक्षा हैं और ये बातचीत का विषय नहीं है। हमें अपनी सुरक्षा और रक्षा के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों की जरूरत है, तो फिर हमें अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों पे बातचीत क्यों करनी चाहिए? प्रैक्सिस, मुझे लगता है कि उन्हें प्रॉक्सी कहना गलत है। आप जानते हैं ये एक गलती है। हमारे क्षेत्र में हमारे पास प्रैक्सिस नहीं है। वे तो यहाँ तक हैं। वे आंदोलन हैं जो कब्जे और आपके पैसे से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हम सिर्फ उनका समर्थन करते हैं, वे हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। वे लड़ रहे हैं, वे अपने कारणों के लिए लड़ रहे हैं और हम उनके कारण का समर्थन करते हैं। सोचिए, उनकी अर्थव्यवस्था गिर रही है, बैंक फेल हो रहे हैं, लोग भूखे हैं। उनकी प्रतिक्रिया हम नहीं बदलेंगे। यह एक ऐसा शासन है जो समझौता करने के बजाय अपने ही देश को जलते हुए देखना पसंद करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरानी प्रदर्शनकारियों की हत्या करने वालों पर और प्रतिबंध लगाए। सुनिए। राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के लोगों के समर्थन में हैं और उन्होंने शासन के सदस्यों पर ट्रेजरी प्रतिबंध लगाने को कहा है। ईरान के नेताओं ने प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई की है, जिसमें सामूहिक गोलीबारी और घायलों व अस्पतालों पर हमले शामिल हैं। आज के प्रतिबंध 18 व्यक्तियों और संस्थाओं को निशाना बनाते हैं, जिनका इस्तेमाल शासन ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों से बचने और अपनी ऊर्जा बिक्री से होने वाली आय को उसके वास्तविक मालिकों से दूर करने के लिए करता है। ईरानी जनता, तेहरान के संसाधन उसके लोगों के हैं, न कि बेरहम तानाशाहों के। वित्त मंत्रालय भ्रष्ट ईरानी नेटवर्क और अभिजात वर्ग को निशाना बनाना जारी रखेगा, जो आम नागरिकों की कीमत पर खुद को समृद्ध करते हैं। इसमें शासन द्वारा डिजिटल संपत्तियों के दुरुपयोग से प्रतिबंधों से बचने व साइबर अपराधों को वित्त पोषित करने के प्रयास शामिल हैं। ईरान रूस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्रतिबंधित देश था, लेकिन जाहिर है कि वे फिर से वह शीर्ष स्थान पाना चाहते हैं। मेरा अनुमान है कि ये नए प्रतिबंध निश्चित रूप से उस लक्ष्य को हासिल करने में कुछ मदद करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अब टैरिफ की यह धमकी ही चीज़ों को दिलचस्प बनाती है, क्योंकि ईरानी अर्थव्यवस्था के लिए एक देश सबसे ज़्यादा मायने रखता है। वह देश है चीन। चीन हर साल करीब $20 अरब का ईरानी तेल और अन्य सामान आयात करता है। दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार तुर्की है, जिसका व्यापार $15 अरब है। इसका मतलब है कि चीन सिर्फ ईरान का सबसे बड़ा ग्राहक नहीं है, बल्कि असल में वही एकमात्र ग्राहक है जो मायने रखता है। तो अगर अमेरिका वाकई में 25% टैरिफ लागू करता है और चीन पर संबंध तोड़ने का दबाव डालता है, तो यह ईरानी शासन के लिए विनाशकारी होगा। $20 अरब, यही पैसा रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को मिलता है, दमन पर खर्च होता है और शासन को जिंदा रखता है। टैरिफ और प्रतिबंध तो बाहरी दबाव हैं, लेकिन इस समय ईरान के बैंकिंग सिस्टम में जो हो रहा है वह और भी बुरा है और इसे कोई कवर नहीं कर रहा। अगर आप हमारी कवरेज पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यह वाकई में एल्गोरिदम में हमारी बहुत मदद करता है और इससे हमें हर दिन इन जानकारियों को विस्तार से समझाने में मदद मिलती है। बैंकिंग संकट वहीं से शुरू हुआ जब पिछले साल के अंत में आयंडा बैंक से असली कर्ज का चक्रव्यूह शुरू हुआ। यह बैंक शासन के करीबी लोगों द्वारा चलाया जा रहा था, मूल रूप से वे लोग जो सरकार से जुड़े हुए थे। बैंक फेल होने पर अधिकारियों ने करीब $5 अरब के खराब ऋण पाए, जो ईरान जैसे देश के लिए विनाशकारी था। केंद्रीय बैंक ने हस्तक्षेप कर आयांदा को अपने नियंत्रण में लिया। फिर उन्होंने सभी जमा राशियों को कवर करने के लिए बहुत पैसा छापा। कागजों पर बैंक बच गया, लेकिन असल में हालात और बिगड़ गए।
डूबते बैंक को बचाने के लिए अरबों छापने से अर्थव्यवस्था में नई मुद्रा आ जाती है। इससे महंगाई बढ़ती है, रियल की कीमत गिरती है और लोगों की बचत की असली कीमत और कम हो जाती है। उन्होंने समस्या का हल नहीं निकाला, बल्कि उसे दबा दिया और आगे चलकर एक और बड़ी समस्या खड़ी कर दी। तो अब हम उसी मोड़ पर हैं। आगे चलकर ईरान में 5 और बैंक भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं। वही समस्याएं हैं, खराब ऋण कुप्रबंधन और प्रतिबंधों के कारण राजस्व में कमी, और यही है उनका डरावना रास्ता। केंद्रीय बैंक शायद फिर से वही बेल आउट नहीं कर सकता, उनके पास इतनी क्षमता ही नहीं है। इसका मतलब है कि इन 5 बैंकों में से एक भी गिरा तो शायद उसे रोकना मुश्किल होगा। इसका मतलब लोग अपनी जमा पूंजी खो देंगे, बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा खत्म होगा और बिना सुचारू बैंकिंग सिस्टम के आधुनिक अर्थव्यवस्था टिक नहीं सकती। बैंक फेल हो रहे हैं, मुद्रा गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है और अमीर लोग अरबों रुपए विदेशी खातों में छुपा रहे हैं। हर डॉलर बाहर जाने से संकट बढ़ता है, हर बैंक डगमगाने से भरोसा कमजोर होता है। यह एक मौत का चक्रव्यूह है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखता। इसी वजह से तमाम सख्त बयानों के बावजूद अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ईरानी शासन आखिरकार बातचीत के लिए तैयार हो सकता है। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ कह रहे हैं कि ईरान वाकई में रियायतें देने के लिए तैयार हो सकता है। अगर यह सच है तो यह बहुत बड़ी बात है। यह शासन परमाणु वार्ता, क्षेत्रीय संघर्षों और अन्य मामलों में हमेशा अड़ियल रहा है। अगर आर्थिक तंगी उन्हें वार्ता के लिए मजबूर कर रही है तो यह ऐतिहासिक बदलाव है। लेकिन ईरान अक्सर कुछ और कहता, कुछ और करता है। यह सिर्फ दिखावा या समय खरीदने की कोशिश हो सकती है। असली कार्रवाई दिखे बिना हम नहीं जान पाएंगे। अमेरिका जो मांग कर रहा है वह यह है, सभी परमाणु संवर्धन को समाप्त करो, मिसाइल भंडार को कम करो, मौजूदा परमाणु सामग्री से छुटकारा पाओ और हिजबुल्लाह, हमास, हौथी और बाकी सभी प्रॉक्सी समूहों को समर्थन देना बंद करो। मेरी राय में इनमें से ज़्यादातर चीज़ें इस समय शासन के लिए वास्तव में बातचीत के लिए खुली हो सकती हैं। शासन बहुत मजबूर है, लेकिन एक चीज़ है जिस पर अड़चन है, मिसाइलें। ईरान ने 12 दिन की जंग में इजराइल से हार मानी। उनकी वायु रक्षा प्रणाली और परमाणु ठिकाने नष्ट हुए। सिर्फ उनकी मिसाइलें काम आईं, जिनमें से कुछ इजरायली वायु रक्षा को पार कर गईं। यही उनकी दिखाने लायक जीत है। मुझे नहीं लगता वे इसे छोड़ने को तैयार होंगे, खासकर जब यही एक चीज़ है जिससे उन्हें लगता है कि उनके पास ताकत है। बातचीत संभव है, पर उनसे आसान होने की उम्मीद न करें। बस इतना ही मेरे पास आप लोगों के लिए है। मेरा नाम सैम है। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा। ऐसी वीडियो बनाने में एक समस्या यह है, जहां हम बहुत सारे ड्रोन हमले दिखाते हैं, भले ही वीडियो में कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल नहीं हो रहा हो, YouTube आमतौर पर हमारी वीडियो को डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। पिछले हफ्ते YouTube के मुताबिक हमारी 4 वीडियो डिमोनेटाइज हो गई थी। ड्रोन हमले दिखाना या यहाँ तक कि फ्रंट लाइन से फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं के लिए अनुकूल नहीं है और इसी वजह से वीडियो पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यह आधुनिक युद्ध की सच्चाई है जिसे यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को कवर करना जरूरी है और इसी वजह से हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बिजनेस बेसिक्स लॉन्च किया। हमने इसे शुरू से बनाया है, इसलिए हम पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर नहीं करना पड़ता, हमें अपनी फ्रंटलाइन फुटेज को ब्लर नहीं करना पड़ता और हमें रूसी एयर बेस के तबाह होने को भी ब्लर नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन भी नहीं चलाते। इस तरह हमें खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता, सिर्फ इसलिए क्योंकि विज्ञापनदाता हमारे कवरेज से खुश नहीं हैं। हम साइट को विज्ञापनों से फंड नहीं करते, हम इसे आपके समर्थन से फंड करते हैं। तो अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और हमारी वीडियो बिना सेंसर के देखना चाहते हैं, साथ ही वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो ज़रूर basicsinsider.com पर हमारे साथ जुड़ें। आप विवरण में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने के बाद आप वह सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है और वे सभी वीडियो भी देख सकते हैं जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारे कवरेज और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगली वीडियो में मिलूंगा।